नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वाले के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ईपीएफओ एसएससी 2023 की परीक्षा के लिए जीके और जीए के टॉप 30 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज की जो हम सीरीज चला रहे हैं उसमें आज हम कवर करने वाले हैं इस सीरीज का भाग 5। अभी तक हमने इस सीरीज में 4 वीडियोज़ को अपलोड कर दिया है। इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप पिछले चारों वीडियोज़ को देख सकते हैं। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का यह जो हमारा सेशन है इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। प्रश्न पर आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं कि कितने प्रश्न आपके जीके और जीए के ईपीएफओ एसएससी की परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो टोटल जो है आपके 30 प्रश्न जो है ईपीएफओ एसएससी की परीक्षा में पूछे जाएंगे और इन 30 प्रश्नों का वेटेज रहेगा 120 नंबर का, यानी कि प्रत्येक प्रश्न जो है 4 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। तो टोटल 120 मार्क्स का आपका जीके और जीए पूछा जाएगा ईपीएफओ एसएससी की परीक्षा में। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इस पुस्तक के लेखक कौन है, आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरुंधति रॉय। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अरुंधति रॉय के द्वारा जो है यह पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भगत सिंह ने निम्न में से किसके साथ मिलकर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप इसे याद रखिएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है 8 अप्रैल 1929। ये डेट आप याद कर लीजिएगा। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। बम फेंकने का कारण क्या था, तो क्रांतिकारियों ने पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के खिलाफ जो है बम यह फेंका था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, यानी कि पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने यह बम सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को फेंका था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत किस राज्य को सम्मिलित नहीं किया गया है। तो आप याद रखिएगा, भारतीय संविधान की जो 6ठी अनुसूची इसमें 4 राज्य सम्मिलित हैं। ये 4 राज्य आपके कौन कौन से हैं, तो असम हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा और एक आपका क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। ये 4 राज्य जो हैं इनके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से रिलेटेड जो प्रावधान है ये 6ठी अनुसूची में किए गए हैं। तो इसमें से जो मणिपुर है इसको 6ठी अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया। तो आप इसे याद देखिएगा, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम ये 6ठी अनुसूची में राज्य हैं जिनको जगह दी गई है। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं और 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम आपको देखने को मिलेंगे। वर्तमान में हमारे भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो 12 अनुसूचियाँ आपको देखने को मिलेंगी हमारे भारतीय संविधान में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। आपको उस पंचवर्षीय योजना का नाम बताना है जो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8वीं पंचवर्षीय योजना जिसका समय काल था 1992 से लेके 1997 तक यह चली थी। और यह किस मॉडल पर आधारित थी, तो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 26 जनवरी 1930 को। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी, तो इनको हम लोक नायक के नाम से जानते हैं। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। लोक नायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। तथा जयप्रकाश नारायण के नाम पर एक फेमस योजना शुरू की गई थी, सांसद आदर्श ग्राम योजना। जयप्रकाश नारायण का जो जन्म दिवस होता है उनका उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर ही सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत जो है भारत सरकार के द्वारा की गई थी। तो आप इसे याद रखिएगा। तो आपको कमेंट बॉक्स में करना क्या है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म तिथि बताना है कि इनका जन्म दिवस कब होता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। तो आप याद रखिएगा, जो रुद्रप्रयाग है
यह किन दो नदियों के संगम पर आपको देखने को मिलेगा? तो एक तो अलकनंदा हो जाएगी और एक आपकी हो जाएगी मंदाकिनी, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारे देश में कौन कौन से प्रयाग हैं उनको आइए डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो विष्णु प्रयाग की अगर हम बात करें तो यह धौली गंगा और अलकनंदा नदी के संगम पर है। कर्ण प्रयाग आपका पिंडार एवं अलकनंदा नदी के संगम पर है। रुद्र प्रयाग आपका मंदाकिनी और अलकनंदा नदी के संगम पर है। देव प्रयाग आपका भागीरथी एवं अलकनंदा नदी के संगम पर है। इसके अलावा जो प्रयाग है यह गंगा एवं यमुना नदी के संगम पर देखने को मिलेगा। तो चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में प्रश्न पूछे भी गए हैं। अगला प्रश्न है, दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है? दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन जो है किस नदी पर आपको देखने को मिलेगा? तो यह आपको चिनाब नदी पर देखने को मिलेगा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, चिनाब रिवर पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इटली की राजधानी रोम किस नदी के तट पर अवस्थित है? जो इटली की राजधानी रोम है यह किस नदी के तट पर आपको देखने को मिलेगी? तो आप याद देखिएगा, टाइबर। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, टाइबर नदी के तट पर आपको इटली की राजधानी रोम देखने को मिलेगी। तथा हडसन नदी के किनारे कौन सा शहर है? न्यूयॉर्क। आप याद देखिएगा, जो न्यूयॉर्क सिटी है, जो न्यूयॉर्क शहर है, यह आपको हडसन नदी के तट पर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? जो डायबिटीज़ नामक बीमारी होती है मनुष्यों में, यह किसकी कमी से होती है? तो इंसुलिन की कमी से, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इंसुलिन की कमी से जो है मनुष्य में डायबिटीज या मधुमेह नामक बीमारी देखने को मिलती है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर एक टास्क फोर्स के द्वारा प्रस्तावित किया गया था जिसके अध्यक्ष थे। वस्तु एवं सेवा कर के अध्यक्ष कौन थे? तो आप याद देखिएगा, इनका नाम है विजय केलकर। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। विजय केलकर जो है, जो वस्तु एवं सेवा कर के लिए जो टास्क फोर्स बनाई गई थी उसके अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद देखिएगा, 2017 में जो है जीएसटी को लागू किया गया था तथा जो जीएसटी दिवस है प्रतिवर्ष भारत में 1 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, घाव भरने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सहायक होता है? घाव भरने में इसमें से कौन सा विटामिन सहायता करता है? तो आप याद देखिएगा, विटामिन सी, जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं और यह जो आपका विटामिन होता है यह घाव भरने में सहायता करता है। इसके अलावा विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक बीमारी भी देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मैडम भीखाजी कामा के द्वारा भारत के तिरंगे को कहाँ पर फहराया गया था पहली बार? तो आप याद रखिएगा, जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इनमें से किस कारक पर तारों का रंग निर्भर करता है? जो तारों का कलर होता है, जो तारों का रंग होता है, किस पर निर्भर करता है? तो उनके टेम्परेचर पर, उनके तापमान पर। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो तारों का रंग होता है वह तारों के तापमान पर यानी कि उनके टेम्परेचर पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, राइबोफ्लेविन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? यहाँ पे राइबोफ्लेविन की बात हो रही है। तो राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? किलोसिस। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो किलोसिस नामक बीमारी है यह राइबोफ्लेविन की कमी से होती है। तथा यह किस विटामिन का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन? तो आप याद देखिएगा, विटामिन B2 को हम क्या बोलते हैं? विटामिन B2 को हम राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं और विटामिन B2 की कमी से किलोसिस नामक बीमारी देखने को मिलती है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। वहीं पेलाग्रा नामक बीमारी किसकी कमी से होती है? तो पेलाग्रा नामक जो बीमारी है विटामिन B3 की कमी से होती है। तथा विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B3 को हम नियासिन के नाम से जानते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तथा विटामिन B1 की कमी से आपका बेरी नामक रोग होता है और विटामिन B1 को हम क्या बोलते हैं? तो विटामिन B1 को हम बोलते हैं थायमीन। वहीं स्कर्वी नामक जो बीमारी विटामिन सी की कमी से होती है, विटामिन सी को हम क्या बोलते हैं? तो एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी गैस गुब्बारे में भरी जाती है? तो गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओमान की राजधानी निम्नलिखित में से क्या है? यहाँ पे ओमान की राजधानी पूछी गई है कि ओमान की राजधानी क्या है?
तो मस्कट, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ओमान की राजधानी क्या हो जाएगी, तो मस्कट हो जाएगी। आप इसे याद देखिएगा। अब यहाँ पे 3 अन्य राजधानियां भी दी गई हैं, तो आइए इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये 3 जो राजधानियां ये किस किस देश की हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ओमान की राजधानी मस्कट हो जाएगी, सोमालिया की राजधानी मोगादिशु हो जाएगी, नाइजीरिया की राजधानी अबूजा हो जाएगी और जाम्बिया की राजधानी आपकी लुसाका हो जाएगी। अगला प्रश्न है, पंचशील समझौता भारत और किसके बीच हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पंचशील समझौता भारत और किसके मध्य हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत और चीन के मध्य जो है पंचशील समझौता हुआ था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यह जो पंचशील समझौता था भारत और चीन के मध्य कब हुआ था, तो 29 अप्रैल 1954 को। तो डेट भी आपको याद रखनी है, 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के मध्य जो है यह पंचशील समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है, लाठी क्लब की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी, तो बाल गंगाधर तिलक ने, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लाठी क्लब की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, खोपड़ी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। खोपड़ी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो क्रेनियोलॉजी। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रेनियोलॉजी जो है खोपड़ी के अध्ययन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के अंदर प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र इनमें से कौन सा है। आपको उस परमाणु संयंत्र का नाम बताना है जो भारत में पहली बार स्थापित किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र का तारापुर जो परमाणु संयंत्र था यह भारत के अंदर स्थापित पहला परमाणु संयंत्र था। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सारी लिस्ट आपके सामने है कि भारत में कौन कौन से परमाणु संयंत्र है। इंपॉर्टेंट, तो तारापुर आपको मिलेगा महाराष्ट्र में, 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। रावत भाटा चित्तौड़गढ़ राजस्थान में, काकरापारा गुजरात में, जैतपुरा महाराष्ट्र में, नरौरा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में, कलपक्कम तमिलनाडु में, कैगा कर्नाटक में और कुडानुकुलम आपको मिलेगा तमिलनाडु में। तो ये इंपॉर्टेंट परमाणु संयंत्र हैं जो भारत में स्थित हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, एक तरफ आपको घास के मैदान दिए गए हैं और एक तरफ उनका देश या क्षेत्र दिया गया है, तो इसमें से आपको बताना कि कौन सा सुमिलित नहीं है। तो आइए देख लेते हैं। सवाना घास के मैदान आपको मिलेंगे अफ्रीका में, बिल्कुल सही है। पुस्ताज घास के मैदान आपको मिलेंगे हंगरी में, बिल्कुल सही है। लानोस घास के मैदान आपको मिलेंगे वेनेजुएला में, बिल्कुल सही है। लेकिन जो डाउन्स घास के मैदान है ये दक्षिण अफ्रीका में नहीं मिलेंगे बल्कि ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिलेंगे। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सम्मिलित नहीं था। डाउन्स घास के मैदान आपको कहाँ मिलेंगे, तो ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट घास के मैदान है उनकी लोकेशन लिखी गई है, जैसे लानोस वेनेजुएला, कैटिंगा सेराडो कैंपोज आपको मिलेगा ब्राज़ील में, पंपास अर्जेंटीना में, सवाना पूर्वी व मध्य अफ्रीका में, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में, इसके अलावा डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, कैंटरबरी न्यूजीलैंड में और प्रेरी घास के मैदान आपको मिलेंगे अमेरिका में। अगला प्रश्न है, एक तरफ आपको वेटलैंड दिए गए हैं और एक तरफ उनकी अवस्थिति दी गई है, तो इसको आपको सुमिलित करना है। तो डिपोर बिल आर्द्रभूमि क्षेत्र आपको कहाँ पर मिलेगा, असम में मिलेगा। तो ए का क्या हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा, ए का 1। रेणुका झील आपको मिलेगी हिमाचल प्रदेश में, तो बी का आपका 2 हो जाएगा, बी का 2। रुद्र सागर झील आपको मिलेगी त्रिपुरा में, तो आपका सी का 3 हो जाएगा। इसके बाद भोज आर्द्रभूमि आपको मिलेगी मध्य प्रदेश में, तो डी का आपका क्या हो जाएगा, डी का आपका 4 हो जाएगा। तो सभी आमने सामने ही आपके दिए गए हैं, तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश का संविधान विश्व के किसी भी सार्वभौम देश में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है, आई होप इसका आंसर सभी को पता होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंडिया का, यानी कि भारत का जो संविधान है पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं। तो आप याद रखिएगा, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तल लेंस का। वहीं निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। 26वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एक तरफ इंपॉर्टेंट दर्रे दिए गए हैं और एक तरफ उनका राज्य दिया गया है, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो लिपुलेख दर्रा आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में, जो कि बिल्कुल ही गलत है। लिपुलेख दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में नहीं है बल्कि कहाँ पर, तो उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा। तुजू दर्रा मणिपुर में बिल्कुल सही है। माना दर्रा उत्तराखंड में बिल्कुल सही है। दीफू दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में, जो कि बिल्कुल सही है। तो पहला वाला ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं था, लिपुलेख दर्रा आपको मिलेगा आपका उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, एक तरफ आपको कुछ इंपॉर्टेंट संस्थाएं दी गई हैं और एक तरफ उनके संस्थापक दिए गए हैं,
तो इसमें से आपको पहचान करने की कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। देव समाज की स्थापना पंडित शिवनारायण अग्निहोत्री के द्वारा की गई थी, बिल्कुल सही है। शारदा सदन की स्थापना पंडित रामाबाई के द्वारा की गई थी, बिल्कुल सही है। हिंदू महासभा की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी, जो कि बिल्कुल ही गलत है। बाल गंगाधर तिलक नहीं बल्कि मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा जो है हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सुमेलित नहीं था। अगला प्रश्न है, इंद्रावती, प्राणहिता और सबरी निम्नलिखित में से किसकी सहायक उपनदियां हैं? तो आप याद देखिएगा, ये तीनों इंद्रावती, प्राणहिता और सबरी किसकी सहायक उपनदियां हैं? तो गोदावरी की। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, गोदावरी की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एक तरफ हमारे संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट प्रावधान दिए गए हैं और एक तरफ दिया गया कि वे किस भाग में, किस पार्ट में हमारे अवस्थित हैं। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो राजभाषा को किस भाग में रखा गया है? भाग 18 में, जो कि गलत है। राजभाषा को भाग 18 में नहीं रखा गया बल्कि भाग जो है 17 में रखा गया है, तो इसको आप याद रखिएगा। निर्वाचन को भाग 15 में बिल्कुल सही रखा गया है, दिया गया यहाँ पे। और संविधान संशोधन को भाग 20 में बिल्कुल सही है। इसके अलावा सहकारी समितियों को भाग 9B में रखा गया है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। भाग 9 में तो आपको मिलेंगे पंचायती राज संस्थाएं, इसके अलावा भाग 9A में आपको नगर पालिकाएँ मिलेंगी, वहीं भाग 9B में आपको मिलेगा सहकारी समितियां, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं जो पहला ऑप्शन आपका दिया गया था राजभाषाएं भाग 18 में नहीं है बल्कि भाग 17 में आपको देखने को मिलेंगी। अगला प्रश्न है, भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध यहाँ पे पूछा गया है कि किससे है। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से रिलेटेड है, संबंधित है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो इस तरह से आज का जो सेट नंबर 5 था जीके और जीए का, उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। ईपीएफओ एसएससी 2023 की परीक्षा के लिए यह सीरीज काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको आपको डेली बेसिस पर फॉलो करते रहना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।